अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। आप सब जानते हैं कि आंखें हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट प्ले करती हैं। इसी के ज़रिए हम देख सकते हैं दुनिया की रंगीनियों को, और दुनिया में कितने कलर्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरती हम इसी के ज़रिए एक्सप्लोर करते हैं। और इस बात का अंदाज़ा उनको ज़्यादा होता है जो ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते और इस नेमत से महरूम है। तो इस नेमत के बारे में और इसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से इसका ख्याल रखना है और डैमेज होने से बचाना है, आज इस पर हम बात करेंगे। यानी आँखों की हेल्थ पर और विजन पर हम आज बात करेंगे। तो विजन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, नज़र वीक हो जाती है, दूर की नज़र भी वीक हो सकती है, करीब की नज़र भी वीक हो सकती है, मोतिया, भहंगापन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिफरेंट बीमारियों की वजह से भी आ सकती हैं, मेडिकेशन की वजह से भी आ सकती हैं और इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और अगर हम अपनी रूटीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, सप्लीमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं उसका इस्तेमाल करें, तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इसकी लाइफ को, अपनी आँखों की लाइफ की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा शकील, जो कि यूनाइटेड हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में खुशी के रंग यानी आँखों की बीमारियों को दूर कर रही हैं और आँखें मजबूत और बेहतर और सेहतमंद बना रही हैं। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिद्रा, थैंक यू फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और थैंक यू वेरी मच मेरा फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर। मैं बहुत खुशी हुई कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी डॉक्टर सिद्रा, जिस तरह से आप आई स्पेशलिस्ट, आप बहुत से ऐसे केसेस देखती होंगी जो कि अगर अवेयरनेस की कमी ना होती तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती या फिर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को ये वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप सबसे पहले तो लोगों को ये बताएं कि कॉमन मिस्टेक्स हमारी क्या हैं और कॉमन ऐसे हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं या हमारी रूटीन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आई में इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा मामला आता है और आईसाइट वीक भी होना शुरू हो जाती है। राइट। अच्छा देखिए, आँखों की जो बीमारियां हैं वो हर एज ग्रुप में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो आई डिजीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसी तरह जो मिडिल एज लोग होते हैं उनकी आँखों की बीमारियां डिफरेंट होती हैं और ओल्ड एज में जो एल्डरली पॉपुलेशन है विच इज़ अबव 55 to 60 ईयर्स ऑफ एज, उनकी आँखों की जो डिजीज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। राइट। सो जो बच्चों की जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। अब आजकल के जो दौर है इसके अंदर तमाम डॉक्टर सब स्पेशलिटी में बिलीव करते हैं। यानी एक आई स्पेशलिस्ट तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट देन उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फर्दर सब स्पेशलाइज करते हैं, हु आर स्पेसिफिकली ट्रेन कि वो बच्चों को देखें, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को। फिर बहुत से लोग होते हैं जो कि आगे जो हमारा कॉर्निया होता है उसकी बीमारियों की तशखीस करते हैं और उसका इलाज करते हैं। डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं और उस पर डिटेल्ड ऑब्वियसली जो स्टडी कर रहा होगा वो बहुत बेहतर तरीके से इसको डील कर सकता है। ऐसे ही है और वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे कॉर्निया है तो कॉर्निया एक्सपर्ट्स हैं, अगर किसी को काला पानी की बीमारी है तो उसके लिए ग्लोकोमा एक्सपर्ट्स हैं, अगर किसी को रोशनी के पर्दे की बीमारियां हैं तो उसके लिए रेटिना एक्सपर्ट्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कि बीमारी आँख के कौन से हिस्से में है और उसकी डायग्नोसिस जब हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो रेलिवेंट डॉक्टर के पास जाके उनसे पेशेंट्स इलाज कराते हैं। अच्छा, जो कॉमनेस्ट हम बीमारियाँ देखते हैं, अगर हम एक नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो एज के साथ साथ जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो है मोतिया, विच इज़ कैटरेक्ट। सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट की बीमारी जो कि तकरीबन 55 से 60 साल की उम्र के बाद तमाम लोगों में ये मोतिया पाया जाता है। ठीक है। इसकी सबसे जो अलामात होती हैं, कॉमनेस्ट अलामत ये है कि आपको नज़र में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी, डिमनेस ऑफ विजन यानी जो रोशनी है वो इतनी तेज़ नज़र नहीं आएगी। राइट। उसके अलावा जो रंगों की जो तेज़ी होती है, रंगों की तेज़ी कम हो जाएगी, यानी जो रेड कलर वो पेशेंट देख तो रेड कलर सकेगा पर उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। राइट। और रात के वक्त ड्राइविंग में तकलीफ हो सकती है, रोशनी फैली हुई नजर आएगी। अगर नज़दीक का देखेंगे तो उसमें धुंधला नजर आएगा। तो ये कुछ जो मेजर अलामात हैं मोतिया की वो ये होती हैं। उसके अलावा हम जो देखते हैं कॉमन बीमारी होती है काला पानी, विच इज़ ग्लोकोमा। तो जो आपने सिम्टम्स बताए अभी मोतिया के, तो ये सिम्टम्स आ रहे हो तो उनको तो डॉक्टर के पास फौरन कंसल्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और जैसे ही आपको नज़र
में कमी महसूस हो, एक ऐसा इंसान जो कि चश्मा नहीं लगाता और उसको बिल्कुल सही सब नजर आता है, और अगर किसी भी वजह से उनको महसूस हो कि उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है या स्ट्रेन फील हो रहा है, बिल्कुल। और आसानी क्या होती है कि हम जैसे टेलीविजन देखते हैं, उसके नीचे आपको एक लाइन नजर आती है, जो नीचे एक उसकी सब टाइटल्स चलते हैं या एक स्टिकर चलता है, तो वो नॉर्मली बहुत से लोगों को वो फॉन्ट छोटा नजर आता है। जब बहुत जो अर्लीस्ट कंप्लेन है कि हमसे वो पढ़ी नहीं जाती लाइन जो नीचे चलती हुई नजर आ रही है, ये आपकी डेली टू डेली वो एक्टिविटी है जो कि आप फौरन इस पर परसीव कर सकते हैं कि मेरी नज़र में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है। आप अगर रोड पे ड्राइविंग करें, आपको साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहे, आपको वो क्लियरली आप नहीं पढ़ सकते। अच्छा, कुछ लोगों की नियर की विजन में इशू है, वो सेल फोन यूज़ करते करते उनको अचानक फील होता है कि ब्लरिंग हो रही है। सो ये चीज़ें आप इजीली खुद से पिक कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए। अब आप जो काला पानी के बारे में बताई थी वो उसको कंटिन्यू करें। अच्छा, काला पानी जो इसकी भी मल्टीपल कॉजेज़ होती है, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी जेनेटिक कॉज होती है कि वो फैमिलीज़ में रन करता है, तो वो फिर उससे बच्चों में आता है, बच्चों में या और दीगर जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अंदर। अच्छा, उसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि काला पानी इंड्यूस कर सकती हैं। आंखों के कुछ कतरे हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं, उनकी वजह से आंखों के प्रेशर बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों की बनावट इस तरह की है, यानी उनकी आइज़ का साइज़ छोटा होता है कि वो आंख का प्रेशर एक सर्टेन टाइम के बाद उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, एक सर्टेन एज के बाद। सो देयर आर डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट कॉजेज़ हर बीमारी की। और जब भी आपको महसूस हो कि आपको सर में दर्द है, जैसे जो कॉमनेस्ट इसकी जो इंडिकेशन है, वो पेशेंट को आंख का प्रेशर बढ़ने की वजह से सर में दर्द की कंप्लेन होती है। और उसका उस सूरत में आपको फौरन जाके एक तो नंबर टेस्ट कराएं, दूसरा आंखों का प्रेशर टेस्ट करवाएं, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो काफ़ी हद तक आपकी आंखों का मुआयना, इसका मतलब है कि सही है, रेलिवेंट। अच्छा, अगर हम बच्चों की बात करें, सिमिलरली छोटे बच्चों में, तो सबसे ज़्यादा बच्चों में हमारे पास जो कंप्लेन आ रही है, एक तो ट्रॉमा की आती है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ऑब्वियसली इतनी प्रिकॉशंस नहीं ले पाते हैं, आउटडोर खेलने जाते हैं, बच्चों की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चों में ट्रॉमा बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। बच्चा बॉल लग गई, ठीक है, कोई चीज़ आँख में, कोई केमिकल गिर गए, कोई केमिकल चला गया, कभी पेंसिल लग गई, कभी कुछ। सो इन तमाम चीज़ों की जो बेहतर इस पर हमने काफ़ी सारे स्टडीज़ भी की हैं और काफ़ी पेपर्स भी इसके ऊपर लिखे हैं, रिसर्च पेपर्स। तो जो कॉमनेस्ट चीज़ है कि 3 से 7 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, वो एज ग्रुप बहुत ज़्यादा प्रोन होती है इस तमाम ऐसी चीज़ों को ट्रॉमा के लिए, राइट। क्योंकि वो बच्चे इतने मेच्योर नहीं होते, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, प्लस वो उन्होंने चलना उसी वक्त स्टार्ट किया होता है, तो वो बार बार गिरते भी हैं। तो इस एज ग्रुप के बच्चों को ख़ास ध्यान रखना चाहिए इस सेंस में कि उनकी आंखों को कोई ऐसी चोट ना लगे जिससे उनकी नज़र परमानेंटली डैमेज हो जाए, ठीक है। अच्छा, छोटे बच्चे हैं, उनमें भी ये मोतिया की बीमारी हो सकती है। ये आमतौर से मदर से कोई ऐसे जरासीम या कोई ऐसी डिजीज़ या कोई ऐसा इन्फेक्शन जो कि बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए, कॉमनली उसकी वजह से कैटरेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे जेनेटिक कैटरेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पैदाइशी कैटरेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये बच्चे, पेरेंट्स क्या कंप्लेन करेंगे कि बच्चा जब देखता है तो उसकी आंख के अंदर एक सफ़ेद रंग का रिफ्लेक्स आता है। यानी आमतौर से जब बच्चा देखता है या हम और आप देखते हैं तो हमारी जो सेंटर में जो ब्लैक हिस्सा है वो आपको क्लियर नज़र आता है, उस बच्चे की आंख में आपको सफ़ेद रिफ्लेक्स नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 3 महीने 6 महीने के बाद बच्चे की जो है वो फेशियल रिकग्निशन स्टार्ट हो जाती है, अपनी माँ को, बाप को पहचानने लगता है, ठीक है। वो बच्चा अगर किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, कोई टॉय आप उसको दिखा रहे हैं, फिर वो उसकी आँख उसके साथ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या उसकी आँख मूव नहीं कर रही, इसका मतलब है कि उसकी आँख में कोई मसला है जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा। और पेरेंट्स, बहुत अच्छी बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अल्लाह ने इतनी कैपेबिलिटी दी है, स्पेशली माओं को, कि वो फ़ौरन परसीव कर लेती है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, और वो इमीडिएटली छोटे बच्चों को लेके फिर वो हॉस्पिटल सेटअप में ले आते हैं। तो एक तो होता है कैटरेक्ट बहुत कॉमनली, दूसरी चीज़ होती है काला पानी, ये भी बच्चों में पाया जाता है। उसमें आपको बच्चों की आंख का साइज़ बड़ा मिलता है, यानी उनका जो नॉर्मल आंख नज़र जो बच्चों की बनावट होती है वो उससे प्रेशर बढ़ने की वजह से बड़े साइज़ में हो जाती है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि बच्चों में बहुत कॉमनली ये प्रेजेंटेशन होती है और उनकी नज़र इसमें बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरती है, यानी बहुत तेज़ी से उनकी नज़र पर इसका इफेक्ट आता है। सो ये कुछ बीमारियाँ हैं जो कि हम कॉमनली बच्चों में और बड़ों में देखते हैं। ओके, तो आप जेनेटिक्स की भी बात करी थी, तो जेनेटिक्स किस तरह से आई साइट को, यानी हमारी कुव्वत बिनाई जो है उसको मुतासिर कर रही है? और जेनेटिक्स ऑब्वियसली वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिससे उस चीज़ को यानी रिड्यूस किया जा सकता हो? ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है या कोई ऐसी मेडिकेशन है जिससे इसके असरात को कम से कम किया जा सके?
अच्छा, जेनेटिक्स का ये है कि आप उसको ऑब्वियसली आपने जैसे कहा उसको चेंज नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते, और आपकी जीन्स में जो बीमारी कैरी फॉरवर्ड हो रही है देयर इज़ नो वे कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। हमें मालूम है कि अगर एक बच्चा है, उसके वालिदैन को शबखोरी की बीमारी है, उनको रात में नज़र नहीं आता, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बहुत कॉमन डिजीज़ है और ये फैमिलीज़ में रन करती है। बहुत कॉमन इसकी वजह होती है इंटर फैमिली मैरिजेस, यानी आपस में कजन्स की शादियाँ होना, जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। और इस वजह से आप जैसे देखते हैं कि थैलेसीमिया का एक एपिडेमिक है, सिमिलरली आंखों की बहुत सी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ आपस में फैमिली की शादियों की वजह से बच्चों में नज़र की कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब इनमें क्या होता है कि हमें जब मालूम है कि कोई फैमिली में कोई किसी के फादर हैं जो जिसमें ये डिजीज़ है, कोई टेस्ट हो सकते हैं इसके लिए, यानी कि अगर जिस तरह से थैलेसीमिया के लिए टेस्ट मौजूद हैं कि आप टेस्ट करवा के चेक कर सकते हैं, तो क्या आईसाइट के लिए भी इस तरह से चेक करवा सकें कि जेनेटिक्स में आगे इनको प्रॉब्लम हो सकती है? वो हमें ऑलरेडी मालूम है कि अगर एक फादर है जिनको ये बीमारी है और मदर है, तो बच्चों में 50 to 75% चांस है कि ये बीमारी आएगी। एंड द ओनली वे टू डू इट इज़ कि जब ऑब्वियसली जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद आप मुआयना करें उसका टाइम भी, हर 6 months 1 year के बाद, टिल द टाइम यू सी कि अच्छा बच्चा बिल्कुल डिजीज़ फ्री है। आमतौर से ये 18 to 20 years के बाद नई प्रेजेंटेशन होती है, अर्ली एज में होती है अगर ये बीमारी होनी होती है। जो जेनेटिक बीमारियाँ हैं वो अर्ली इन द लाइफ वो सारी प्रेजेंट करती हैं। सो वंस यू नो कि अच्छा दिस चाइल्ड इज़ डिजीज़ फ्री और इतनी एज तक नहीं है, तो फिर आप रूटीन साल बाद 2 साल बाद उसको फॉलो करते रहे। बट देयर इज़ नो वे टू फाइंड आउट कि इस बच्चे में ये बीमारी आएगी या इस बच्चे में बीमारी नहीं आएगी। हम सिर्फ तभी बता सकते हैं जब हम मुआयना करें बच्चे की पैदाइश के बाद। और जेनेटिक टेस्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमें जीन्स के मुतालिक हम जो भी जानकारियाँ होती है, जो भी हमें उसकी नॉलेज होती है, वो अब आगा खान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आगा खान हॉस्पिटल में जेनेटिक टेस्टिंग की, और काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें हमें करानी पड़ती है वो टेस्टिंग, तो हम सैंपल्स फिर खान लेबॉर्ट्री में भिजवाते हैं उसके लिए। सो दिस इज़ वन वे टू डू इट। लेकिन जो भी जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं उसको कोई भी प्रिवेंशन का तरीका नहीं होता। आप अर्ली डायग्नोसिस और फिर टाइमली उसको मैनेजमेंट, ताकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे। एग्जैक्टली। अच्छा, जिन लोगों की बहुत ड्रास्टिकली आईसाइट वीक होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है, उनको ऐसा क्या करना चाहिए? और समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं, यानी मिड एज के लोग होते हैं, उनको भी डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि आप ऑपरेट करवाएं इसके लिए। तो क्या ऐसी कंडीशन में उनको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? और फिर उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे? क्या चीज़ें जो है उनको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि लाइफ थ्रू आउट द लाइफ उनको उन चीज़ों से बचना है, या क्या ऐसा स्पेसिफिक या एक्स्ट्रा उनको करना होगा आफ्टर दिस ऑपरेशन? अच्छा देखिए, जो जिनका नंबर बढ़ा होता है, नंबर 2 तरह के आते हैं, प्लस के नंबर्स होते हैं और माइनस के नंबर होते हैं। और हमारी पॉपुलेशन में जो ज़्यादा नंबर्स हैं, जो चश्मा जिसकी वजह से लोग पहनते हैं, यंग एज के लोग, वो माइनस के नंबर होते हैं। अच्छा, अब आजकल एक रेवोल्यूशनरी हमारे पास टेक्नोलॉजी है और प्रोसीजर है जिसमें हम ये नंबर्स हटा देते हैं लेज़र के प्रोसीजर के थ्रू, और उसके बाद पेशेंट जो है वो चश्मे स्पेक्टिकल फ्री हो जाते हैं, यानी उनको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड लेसिक, ठीक है। ये लेज़र के थ्रू आंखों के कॉर्निया पे सर्जरी करके और नंबर्स को हटा दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर कम्प्लीटली सेफ है, ऑलमोस्ट रेलेवेंटली तकरीबन इसको हम रेकमेंड करते हैं 20 से 22 एज की जो भी पॉपुलेशन होती है, जब एक मरतबा उनकी आंखों का नंबर स्टेबल हो जाए, जो भी चश्मे का नंबर है स्टेबल का मतलब ये है कि वो 6 महीने तक नंबर में कोई चेंजेस नहीं है। लेट्स सपोज कोई -2.5 लगा रहा है, तो वो -2.5 ही नंबर 6 मंथ्स तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। सो दैट मीन्स दैट नाउ उसका नंबर स्टेबल हो गया है। एट दिस पॉइंट लेजर करके वो नंबर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ दैट पर्सन इज स्पेक्टिकल फ्री फॉर नेक्स्ट 18 to 20 years, जब तक उसको नज़दीक की नज़र कमज़ोर ना हो जाए। सही। सो आपके लिए ये एक हमारी यंग जनरेशन के लिए मैं कहूँगी एक ब्लेसिंग भी है, एक बहुत अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली हर वक्त चश्मा लगाना, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो खुद भी अच्छा फील भी नहीं होता। दूसरा वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इरिटेट हो रही होती ग्लासेस की वजह से, और किसी के ग्लासेस गुम हो जाएं तो उसके लिए परेशानी, टूट जाएं तो उसके लिए परेशानी, तो ये चीज़ें होती है। बट क्योंकि लेज़र के हवाले से आप जैसे बता रही हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो लेज़र के हवाले से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन्स भी हैं,
और उसमें ये भी सोचते हैं कि ऑपरेशन करवाने के बाद और क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है जो उसके बाद अगर कोई बेहतियाती, नॉर्मली तो हम कर रहे होते हैं लेकिन आफ्टर सर्जरी अगर करते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है वो? अच्छा देखिए, जो लेज़र जो प्रोसीजर है, मैं आपको जैसे बताया था, इट्स अ रेलेवेंटली वेरी सेफ प्रोसीजर। ओके। ठीक है, ये आपकी आंखों को कोई डैमेज नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि आपका थोड़ा सा नंबर रह जाए, ठीक है, कम्प्लीटली नंबर ना रिमूव हो, बट इन सेंस ऑफ हार्म या आपकी आंखों को कोई डैमेज नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी इससे सेंसिटिविटी आपकी नहीं बढ़ेगी किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे आप एक नॉर्मल हेल्दी बीइंग है और आपकी आंखों में कोई सर्जरी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, तो बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं उसी तरह से इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ड्राइनेस इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है, ये पोस्ट लेज़र काफ़ी ज़्यादा मरीज हमें कंप्लेन करते हैं कि आंखों से पानी आ रहा है, आंखें ड्राई हैं, लेकिन ये टेम्पररी इफेक्ट्स होते हैं। यूजुअली 4 to 6 months आफ्टर द प्रोसीजर एवरीथिंग इज़ फाइन। पेशेंट्स जब ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, टाइमली चीज़ों को प्रॉपरली लेके चलते हैं, सो दे आर फाइन इन अबाउट 4 to 6 months टाइम। यूजुअली कुछ मरीज तो एज अर्ली एज 3 to 4 weeks ही वो रिहैबिलिटेट हो जाते हैं और अपना काम वगैरह वापस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन छोटे मोटे सिम्टम्स हैं जैसे ड्राइनेस है, वाटरिंग है, तो ये कभी कभार थोड़ा सा परसिस्ट कर सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। एंड और अच्छी बात ये है कि ये इस पर कराची के बहुत सारे जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे ये बड़े इजीली अवेलेबल है ये प्रोसीजर, और बहुत ट्रेंड लोग हैं हु आर स्पेसिफिकली ट्रेंड इन डूइंग दीज लेसिक प्रोसीजर्स। दे आर डूइंग इट एट अ वेरी गुड, जिसे आप कहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से स्टेट ऑफ आर्ट उसमें इंस्टीट्यूट्स में ये प्रोसीजर हो रहा है। ओके, तो यानी ये बिल्कुल सेफ़ है और जो लोग करवाना चाहते हैं वो इजीली करवा सकते हैं और चश्मे से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, जैसा कि आपने कहा, फिर उनके ऑब्वियसली करीब की नज़र वो हो रही होती है, इफेक्ट हो रही होती है, प्लस के नंबर्स जो है उनके इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस पर भी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। साथ तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो एल्डरली पेशेंट यानी हमारे जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स हैं या लोग हैं, वो आईसाइट की जो प्रॉब्लम होती है यानी करीब की नज़र उनकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, तो उसके हवाले से डॉक्टर साहिबा से हम जानेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और उनको अपनी नज़र को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा देखिए, जो एज रिलेटेड जिनकी नज़दीकी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो नज़दीक का काम करेंगे, जैसे बहुत सारी घरेलू ख़वातीन हैं या बहुत सी ऐसी फीमेल्स जो सिलाई और कढ़ाई का काम करती हैं, वो कहती हैं हमारे सर में दर्द हो जाता है, ठीक है, या कुरान पढ़ना या कोई भी नज़दीक के लिए कोई भी काम करना, अखबार पढ़ना, सेल फोन यूज़ करना, तो वो जब भी वो नज़दीक का कोई काम करेंगे उनकी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। एंड देन उनकी कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो ये इशू 40 ईयर्स के बाद तमाम पॉपुलेशन में, मेल फीमेल सबके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको नज़दीक के लिए क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई सजेस्ट कि देखिए, आप एक जनरल चेकअप तो करवाते रहते हैं, बट व्हेन यू आर एट 40 years of age यू शुड डेफिनेटली गेट एन आई एग्जाम डन, क्योंकि आपको अगर नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत है ताकि डॉक्टर प्रॉपर चेक करके और अकॉर्डिंग टू आपकी जो आई साइट है आपको नंबर प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके जो बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस वर्क जैसे बहुत सारे लोग जो ऑफिस डे टू डे लाइफ आपकी ईजियर हो जाएगी, एंड देन आपके लिए आसान होगा अपने नज़दीक के जो भी काम है, आपकी जो भी लाइफस्टाइल चीज़ें हैं उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। सो एक तो ये होता है कि आप अपना मुआयना करवाइए। अच्छा, फिर जो कैटरेक्ट होता है दिस यूजुअली स्टार्ट्स आफ्टर 55 years, ठीक है। सो हमें जो नज़दीक, उसमें भी नज़दीकी बाज़ दफ़ा नज़र इफेक्ट होती है, लेकिन वी हैव टू डिफरेंशिएट कि ये जो नज़र ख़राब है ये बिकॉज ऑफ ग्लासेस के नंबर है या ये बिकॉज कोई और प्रॉब्लम हो रही है आँख के अंदर। सो बेहतर तरीका ये है कि उसके लिए टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में ये भी बताएं कि बहुत से लोग, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल का यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के यानी यूसेज की वजह से हम स्क्रीन टाइम हमारा जो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, बच्चे पैदा होते हैं तो छोटे से होते हैं, 1-2 month के होते हैं तो उनको भी स्क्रीन चाहिए, टैबलेट्स चाहिए, स्वाइपिंग रिफ्लेक्स आ जाते हैं, उनको स्क्रोलिंग करनी है। बहुत सारी डिजीज़ेस की वजह से यानी उसी की वजह से बहुत सारी डिजीज़ेस हो रही हैं, ADHD है और भी बहुत सारे यानी कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। बट जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, उनकी पिक्चर्स क्लिक करना
ये किस तरह से बच्चों की जो है वो आई साइट को वो कर सकती है, मुतासिर कर सकती है? जैसे न्यू बॉर्न होते हैं उनके सामने फ्लैश के साथ या विदाउट फ्लैश भी वीडियो बनाना, पिक्चर्स क्लिक करना, ये कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है? अच्छा देखिए, अगर तो पूरा दिन अगर फ्लैश पे बच्चा एक्सपोज हो रहा है तो तब तो इट कैन डैमेज द रेटिना या ये उनकी आंखों को मुतासिर कर सकता है, बट फ्लैश इज़ लाइक मिली सेकेंड। सही है, अगर आप दिन में 4, 5, 10 पिक्चर भी क्लिक करते हैं तो ये बच्चे को हार्म नहीं करता। इट्स जस्ट कि इट इज़ अनकंफर्टेबल फॉर एनीबडी। आप या मेरा भी कोई फ्लैश तस्वीर खिलेगा तो हमें तकलीफ होती है, आंखों में एकदम से डिस्कम्फर्ट होती है, राइट। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि जब आप स्क्रीन टाइम देते हैं बच्चों को, जो हमारी रिकमेंडेशन है पीडियाट्रिक अमेरिकन जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, दे से कि बाय द एज ऑफ 2 years स्क्रीन टाइम शुड बी 0। ठीक है, आपने 2 साल तक के बच्चे के हाथ में सेल फोन नहीं देना, ठीक है, बिकॉज आप उसको स्क्रीन टाइम इसलिए उनका 0 होना चाहिए कि वो बच्चा उसकी डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट्स कंटिन्यू हो रही हैं। बच्चा उस वक्त बढ़ रहा होता है, ग्रो करता है, ब्रेन डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, सो मेनी अदर थिंग्स जो कि बच्चे की सब कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स, फोकस है, ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल। सो आप उस बच्चे को एक तरह से 1 घंटा 2 घंटा आपने उसको एक जगह पे स्टैटिक कर दिया, वो बच्चा बैठ गया, वो माउफ हो जाता है, उसको पता है कि मैंने ये स्क्रीन देखनी है, एंड देन ही इज नॉट अवेयर कि राइट लेफ्ट सेंटर क्या हो रहा है, उस बच्चे को नहीं पता चलता। बच्चे को उसी में खाना भी खिला देते हैं, बच्चे को नहीं पता उसने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो जो रिकमेंडेशन है अमेरिकन पीडियाट्रिक सोसाइटी की एसोसिएशन की, जैसे बाय द एज ऑफ 2 years स्क्रीन टाइम शुड बी 0। टिल द एज ऑफ 4 years आप उसको 30 minutes to an hour a day कर सकते हैं, और स्क्रीन टाइम में सेल फोन एज वेल एज योर आईपैड्स और टीवी स्क्रीन, ये सब इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि अगर हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो हम सिर्फ सेल फोन की स्क्रीन की बात करें और टेलीविजन इज अ डिफरेंट स्क्रीन। ये भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम बच्चों को कार्टून्स लगा कर दे रहे हैं तो वो ओके है, यानी आप बच्चे की जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक तरफ ही अगर उसके सारे आई मसल्स एक ही जगह फोकस रहेंगे तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेन का शिकार होंगे, सही तरह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि बच्चों में माइनस के नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आजकल की जो पॉपुलेशन है, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगा रहे हैं, और उसकी वजह ये होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा नियर का काम करते हैं, अब तो इस पर बिल्कुल प्रूवन स्टडीज़ हैं कि आप जब नियर का काम ज़्यादा करेंगे, और नियर का काम में सिर्फ सेलफोन यूज़ नहीं आता, इसमें पढ़ाई भी आती है। आपको पता है आजकल बच्चों को दिन में 4 to 6 hours उनका जो टाइम होता है वो स्पेशली डेडिकेटेड होता है पढ़ाई के लिए, स्टडीज़, ट्यूशन, स्कूल। सो जब वो इतना ज़्यादा नियर वर्क करते हैं, बच्चों को ओवरबर्डन किया हुआ है, तो इस वजह से बहुत से बच्चे जो कि माइनस के नंबर डेवलप करना स्टार्ट हो गए। सो द ग्रोथ, उनकी जो आंखों की ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो गई है, इसलिए कि हमारी आई को ट्रेन नहीं किया गया कि हम 6-6 घंटे नज़दीक देखते रहें एक ही जगह के ऊपर। ठीक है, अब स्कूल टाइम होता है, बच्चे को बीच में ब्रेक्स मिलती हैं, सब कुछ होता है, बट आजकल की जो पॉपुलेशन है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम और बिकॉज ऑफ इंक्रीज नियर वर्क और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी नहीं है, प्लस बच्चे खेल भी रहे हैं तो वही गेम्स मोबाइल में खेल रहे हैं, या ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है जिसमें ज़्यादा आंखों की मसल्स को यूज़ किया जाए। बिल्कुल। तो उसमें उस वजह से अब जो उसकी कॉम्प्लिकेशन वो ये है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा लगने लग गए हैं। पेरेंट्स आके कहते हैं कि बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, इसका नंबर कैसे नहीं बढ़ेगा। सो द ओनली थिंग आई टेल देम कि आप इनसे नज़दीक का काम कम से कम कराएं। और बाय नज़दीक का काम आई डोंट मीन कि वो किताबें ही पढ़ता रहे सुबह से रात तक बच्चा बैठ के। बहुत सारे बच्चों में अच्छी बात है कि रीडिंग की हैबिट डेवलप हो गई है दोबारा से। अब जो न्यू जनरेशन है वो ये लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग करना पसंद करते हैं। सो ये बच्चे रात में भी छुप के जो ना वो किताबें पढ़ रहे होते हैं। सो दे आर सो कीन टू रीड, बट रीडिंग भी नियर वर्क में आता है। सही, तो आपको बच्चों को कम से कम जो भी अगर नियर काम कर रहे हैं तो 20 मिनट्स के बाद दे शुड गेट अ ब्रेक ऑफ अबाउट 2 to 3 minutes, ताकि उनके आई मसल्स रिलैक्स हों। ठीक है, बाज़ दफ़ा पढ़ाई ज़रूरी है, ऑब्वियसली एग्जाम है, स्कूल के इन्वायरमेंट में है तो बच्चे ने पढ़ना तो है बिल्कुल। सो आप 20 मिनट 30 मिनट्स मैक्सिमम, उसके बाद आपने 2 minutes 3 minutes का ब्रेक देना है और डिस्टेंस पे फोकस करना है। और कुछ एक्सरसाइजेज भी बताएं, यानी एक्सरसाइजेज उस तरह की यानी जिससे आपकी आई मसल सही तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी उनकी इम्प्रूव हो, और एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए, कितने टाइम का ब्रेक होना चाहिए, इन चीज़ों का भी ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है। और साथ साथ एक ही चीज़ पर अगर आप बहुत देर तक फोकस यानी फोकस करके चीज़ें करेंगे तो आप खुद भी इरिटेटेड फील करेंगे, आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी फील करेंगे, और आपकी ना वो ब्रेन के लिए अच्छा है ना ही आपकी आई साइट के लिए अच्छा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और ना फोकस आपका अच्छा रहेगा उसमें कंटिन्यूएशन में। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आप जब क्लासेस, अब जब आप थोड़ी सी बड़ी पॉपुलेशन में आ जाएँ, थोड़े बड़े एज ग्रुप में आ जाएँ, विच इज़ टीन एज गर्ल्स हैं या उसके बियॉन्ड हैं, जब ऑफिस गोइंग हो जाते हैं, आपकी एक अपनी लाइफस्टाइल होती है, ग्लासेस एक ट्रबल बन जाते हैं लोगों के लिए, राइट। उसको पहनना, मैनेज करना चीज़ों के साथ, ईजी वे आउट इज़
कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो हमारी पॉपुलेशन इज बहुत वेरी कीन कि हम फॉरेन कॉन्टैक्ट्स की तरफ चले जाएं। यंग स्टूडेंट्स आते हैं, लड़कियां आती हैं, दे ऑल वांट कि आप हमें कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन दे दें। देखिए इट्स अ वेरी इजी वे कि आप अपनी ग्लासेस को टेम्पोरेली अगर आपको नहीं रिमूव कर दें, बट जो ओनली थिंग जो कि हमें ट्रबल करती है दैट इज़ हाइजीन। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट लेंस मेंटेन कर सकते हैं, इफ़ यू आर एन एडल्ट पर्सन जिसको पता है कि मुझे किस तरह से इसको क्लीन करना है, कैसे इसकी केस को क्लीन करना है, हाउ टू मेक श्योर कि बिफोर मैं हैंडल करूँ मैं अपने हाथ साफ करूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको प्रॉपर उसका सोल्यूशन कितने टाइम के बाद उसे डिस्कार्ड करना है प्रॉपर। आपको जब आप कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर कर रहे हैं तो आप कितने टाइम के बाद अपने यानी आई स्पेशलिस्ट को विजिट कर रहे हैं, प्रॉपर चेकिंग करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर बताएं कि बहुत सारे लोग हमारी एज के बहुत से लोग इस तरह अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं और इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद उनको आई टेस्ट करवाना है और हाइजीन का ख्याल किस तरह से रखना है। मैं चाहूँगी इस पर आप ज़रूर बताएं। अच्छा देखिए, जब भी हमने आई के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस हमने अगर लगाना है या हमने उसको उतारना है या हमने कोई आई का ड्रॉप यूज़ करना है, ठीक है, वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि हमारे हाथ साफ हो। ठीक है, हम दिन में अब तो एक हमारे पास एक ये हुआ है कि कोरोना के बाद से लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस है कि हमें अपने पास सैनिटाइजर रखना है और हम कहीं पे भी हमें महसूस हो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में है या कहीं ऐसी जगह पे है तो हम अपने फौरन हाथों को साफ करते हैं। तो एक तो ये अच्छी बात है कि हमें अपने पास अब सैनिटाइजर की आदत हो गई है, उसको आगे लेके कंटिन्यू करना पड़ेगा। आजकल लेट्स सपोज जैसे बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस कॉमन थे, पिछले दिनों में एक एपिडेमिक था कराची में और हर सेकंड टू थर्ड पर्सन आपको रेड आई के साथ नजर आ रहा था और वो एक कंटेजियस इन्फेक्शन था, राइट। सो सिमिलरली जब भी हमने अपनी आंखों को टच करना है, रिगार्डलेस कि हम कॉन्टैक्ट्स लगाएं या ना लगाएं, हमें अगर इवन इचिंग भी है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे हाथ साफ हो। ठीक है, हमने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है या वॉश करना है। ठीक है, उसके बाद हमने नॉर्मली जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। सो देयर आर टेम्पररी लेंसेज जो और डिस्पोजेबल लेंसेज जिसको आपने लगाया और डिस्कार्ड कर दिया, तो इट्स जस्ट वन टाइम वेयर है वो। ठीक है, दे आर द मेरे हिसाब से दे आर द सेफेस्ट वन क्योंकि वो स्टेलाइज्ड पैकेजिंग में ऑलरेडी होते हैं। आपने उसको लगाया फॉर वट एवर टाइम ड्यूरेशन, आपने 2 घंटे 4 घंटे यूज़ किया एंड देन यू डिस्कार्ड इट। उसमें कोई सफाई का या लेंस के ऊपर किसी इन्फेक्शन का कोई यूजुअली कुछ ग्रो करने का चांस ही नहीं होता। अच्छा, फिर आते हैं जो थोड़े से शॉर्ट टर्म लेंसेज होते हैं विच आर सॉफ्ट लेंसेज और ये आप 1 महीने से 2 महीने की ड्यूरेशन इसको यूज़ कर सकते हैं। दीज आर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट्स, इसको आप बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए नहीं कंटिन्यू कर सकते। फिर आते हैं आपके एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज विच इज़ अबाउट 6 मंथ्स टाइम, 6 मंथ्स टू 1 ईयर बहुत से लोग उसको चलाते हैं। बट वो जो लेंसेज होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि हाइजीन मेंटेन करें। नॉर्मली जिनको रिफ्रैक्टिव एरर है या चश्मे का नंबर है वो लोग आमतौर से वो एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए तरीका ये होता है कि आपके पास सोल्यूशन कोई अच्छा होना चाहिए विच शुड भी आपको श्योरिटी हो कि ये जो ब्रांड है इसका सोल्यूशन कभी भी इसके अंदर कोई जरासीम नहीं होते या इसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं रही, या हम नॉर्मल जो ड्रिप में स्टेराइल वाटर आते हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट जो चीज़ मेक श्योर करनी है कि उसको हम पंक्चर नहीं करें किसी चीज़ से, उसके अंदर कोई बाहर से कोई चीज़ ऐसी ना चली कर दिया तो उसका कॉज खत्म। बिल्कुल, तो उसमें अगर बाहर से आपने कोई भी इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो आपका पूरा जो वाटर है वो आपका स्टेराइल नहीं रहेगा वो वाटर। उससे अगर आप लेंस क्लीन करेंगे और लेट्स सपोज कि अगर आपकी लेंस के ऊपर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट हो जाए जो कि इन आंखों का इन्फेक्शन करा सकता है, सो विद इन स्पैन ऑफ अ डे, 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर लोगों की पूरी आइज मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो इन्फेक्शन आपकी आंखों को खाता है, इट लव्स टू ईट। जो अमीबा जो आपका आंख का इन्फेक्शन है विद बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, वो आपकी आंखों को मेल्ट कर देता है। वो इतना ज़्यादा करता है कि इट्स जस्ट लाइक अ हॉलो सॉकेट, आपकी वो पूरी आंख सेंटर से वो खा लेता है। सो दिस हैज़ टू बी वन थिंग। और यंग लड़कियां बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा उन्होंने लेंस लगाया और फिर जल्दी में लेंस निकाल के केस में रखा, अगली मॉर्निंग दोबारा से लगा लिया। शुरू में फीलिंग होती है, थोड़ी स्क्रैच की फीलिंग है, डिस्कम्फर्ट है, रेडनेस हो रही है, इग्नोर कर दिया उसको आपने। उसके बाद विद इन अ डे और 2 एक मरतबा अगर आपका एपिथेलियम आंख के ऊपर की जो लेयर है झिल्ली वो अगर डैमेज हो गई, इट्स वेरी इजी कि कोई भी इन्फेक्शन आपकी आंख के अंदर इन्वेट कर जाए। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग जो हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि जब भी कोई लेंस किसी को प्रिस्क्राइब करें तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि ये लेंस को मेंटेन भी कर सकेंगे और ये उसकी हाइजीन का ख्याल भी रख सकते हैं। लेंस को जब भी आपने हैंडल करना है, क्लीन योर हैंड्स, केस को साफ रखें, जब वापस डालने लगे अगेन क्लीन द केस, फिर उसके अंदर सोल्यूशन डाल के यू पुट द लेंस बैक, लेंस को पहले अच्छे से क्लीन करना है। और कुछ आई ड्रॉप्स भी होते हैं जो कि आप पहले अप्लाई करें, देन उतारने के बाद भी आप दोबारा से अप्लाई करें। बिल्कुल, देखिए बहुत से लोगों को लेंस रिलेटेड एलर्जीज होती हैं, ऑब्वियसली आपकी आंख में एक आई लैश भी चली जाती है, सो वो आपको इरिटेट करती है। तो एक फॉरेन बॉडी आपने अपनी आंख में जब इंट्रोड्यूस की है तो बहुत और ये जो लेंस है ये प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी आंख को इरिटेट करना स्टार्ट कर देती हैं, इसके कॉम्पोनेंट्स।
और वो जो कंपोनेंट्स जो इरिटेट कर रहे होते हैं उसको सबसाइड करने के लिए हम एट टाइम्स एंटी एलर्जीज होती हैं या हम कोई ऐसे लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होते हैं जो कि आपकी आंखों को कंफर्ट देते हैं, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि अगर आप लेंस लगाने से पहले एक ड्रॉप डालें और जब व्हेन यू टेक इट ऑफ तब आप डालें तो वो आपकी आंखों को कंफर्टेबल रखते हैं। ओके। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यूज़ करना तो शौक तो होता है यूज़ करने का, बट उसी के साथ बेहतियाती ऐसी होती है कि उसी के साथ पूल में भी जा रहे हैं, उसी के साथ अगर बॉनफायर कर रहे हैं या ग्रिल कर रहे हैं तो उसके सामने भी जा रहे हैं, प्लस अगर नींद आ गई तो सो जा रहे हैं, तो इससे क्या क्या परमानेंटली आई साइट जो है वो डैमेज हो सकती है? बिल्कुल डैमेज हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं जहाँ आपको मालूम है कि लेट्स सपोज के बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने वाला है, तो आप उस सूरत में यू मस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि या तो आप डिस्टेंट रहें, आप बिल्कुल करीब नहीं जाएं फायर के, ठीक है, आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें, और अगर नहीं कर सकते तो easier way out is don't wear contacts, ठीक है। Exactly. दूसरी चीज़ होती है जब बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपका जो केबिन का जो प्रेशर होता है और केबिन का जो एनवायरनमेंट होता है इट्स वेरी ड्राइंग फॉर द आइज, तो इसलिए हम लोगों को रेकमेंड करते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग फ्लाइट जस्ट यू कैन वेयर ग्लासेस, इट्स कंफर्टेबल, आपको पता है कि उसमें ड्राइनेस होनी है और आपको एक डिसकम्फर्टेबल, आपको अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट है, अपने पास केस रखने, यू नो यू कैन ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन, और आपको जब लगाना है आप उसको लगाएं, लेकिन आपको ड्यूरिंग द फ्लाइट इंटायरिटी में आपको पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली अगर आप कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत मड है, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि यहाँ पे एक धूल मट्टी है, डस्ट है, और आपकी आंखों में कुछ जा सकता है, आप अगर आपको लगता है आप प्रोन होंगे आंखें रब करने के, तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में प्रेफरेबली लेंसेज को ना लगाएं। देखिए लेंसेज पे कोई भी पार्टिकल बहुत ईजिली स्टिक कर जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट मटीरियल, और उस पर अगर कोई भी चीज़ होगी, मट्टी है या कोई भी डस्ट है, वो फॉरन ले जाके उसको स्टिक कर जाएगा, और देन टू रिमूव दैट एंड टू मेक श्योर कि वो बिल्कुल कंप्लीटली साफ हुआ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो प्रॉब्लम होती है, आप अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो आप नहीं देख सकते उसको, है। और अगर कोई चीज़ ट्रैप हो जाए बिटवीन द लेंस एंड द आई, कोई ऐसा अगर ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऐसे इन्फेक्टिव वो अगर आपकी लेंस और आंख के बीच में ट्रैप हो गया है, लेंस के अंडर सरफेस पे, देखिए तो इट्स गोइंग टू हार्म योर आई डेफिनेटली, वो इन्फेक्शन भी करेगा, वो आपकी आंख को डैमेज भी करेगा। सो इन अ लॉन्गर रन इट्स प्रेफरेबल कि आप बाय नीड बेसिस चलें। बहुत से लोग जो डेली भी यूज़ कर रहे होते हैं, बट देन यू शुड बी एबल टू मेंटेन, आप अपनी हाइजीन मेंटेन करें, दैट्स वन थिंग। ओके, सो ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप डेली बेसिस पर, या फिर आपको ओकेजनली भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हाइजीन हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आंखों में जाती है, इवन हमारे लैशेस के बाल, छोटे से बाल भी चले जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं, तो कोई फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो वो कितना ज़्यादा आपको इरिटेट कर सकता है। ये तो बात हो गई जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं या जिनकी नीड है, बेसिकली ये एक तरह से नीड है। बट जो फैशन लेंसेज लगाते हैं और वो कहीं से भी ख़रीद कर विदाउट यानी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या कोई यानी सजेस्टेड सॉल्यूशन, कोई भी ऐसी चीज़ वो जस्ट बाय करते हैं, जो कि बहुत लो क्वालिटी, बहुत मैं कहूँगी सस्ती चीज़ें होती हैं, वो लेकर अप्लाई कर लेते हैं। उससे आप, मैं चाहूँगी ज़रा आप हमारी जो, अच्छा देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, मैंने बहुत कम देखा है कि जिन लोगों को आई साइट का नंबर है और वो लेंसेज लगा रहे हैं और उनमें इन्फेक्शन आया, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमें उसकी हाइजीन मेंटेन करनी है। ऑब्वियसली एक वो आई स्पेशलिस्ट के पास गए हुए होते हैं, उन्होंने नंबर लिया होता है, प्रॉपर सारी चीज़ें उनको बताई गई होती हैं प्रोटोकॉल के साथ। अब क्या होता है कि बहुत सी जो यंग जनरेशन है, जो टीन एज गर्ल्स हैं, वो उनको बड़ी ईजी एक्सेस है कि आप किसी भी ऑप्टिकल शॉप पर चले जाएँ और आप वहाँ पर जाके उनसे जो है वो कलर्ड लेंसेज हैं वो आप उनसे ले लें, कॉस्मेटिक लेंसेज, इवन आपकी अपनी ड्रेसिंग के साथ मैच करते हुए। बिल्कुल। और बाज़ मर्तबा तो वो इतने ऑकवर्ड कलर्स होते हैं कि आपको, अभी रिसेंटली पिछले दिनों जो है वो एक स्कूल की इनकी गैदरिंग की पार्टी थी स्टूडेंट्स की, तो उसमें बाकायदा रेड लेंसेज, ग्रे लेंसेज, तो वो इतने मतलब वो मुझे तो लगा कि शायद वो कोई हॉरर प्रोग्राम होने वाला है। बट देखिए, जो लेंसेज लगाने हैं आपने, एक अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और आप हाइजीन मेंटेन करें तो आप बिल्कुल करें फैशन, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट येस, अगर आप जानबूझ के अपनी आंख में कोई ऐसी चीज़ डालेंगे, ऑब्वियसली आप लेंसेज बार बार बाय कर सकते हैं, आप आइज़ को बार बार बाय नहीं कर सकते। और ये बात हम लोगों को समझा के थक गए हैं कि अगर आपने लेंसेज लगाने भी हैं तो मेक श्योर करें कि आप या तो किसी प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज लें या आप किसी प्रॉपर ऑप्टिशियन से जाके ब्रांड का लेंस खरीदें, क्योंकि जो सस्ते जो लेंसेज हैं, अगर वो डिस्पोजेबल भी आप ले रहे हैं और आप उसको बार बार लगाएंगे तो वो बार बार फंक्शन नहीं कर सकता वो लेंस, ठीक है। बहुत से लोग एक डिस्पोजेबल
डिस्पोजेबल लेंस लेके उसी को कंटिन्यूएशन में लगा रहे होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ आप ले रहे हैं किस पर्पस के लिए है, वो आपके लिए सेफ भी है या नहीं है। सिर्फ फैशन अपने सेहत के साथ ना मजाक करें, आप फैशन जरूर करें मगर उसके साथ ये भी देखें कि आप वो चीज़ कॉस्ट क्या करेगी आपको। अपनी आंखों की कदर करें। आई मस्ट से कि अब हमारी आंखें इतनी प्रेशियस हैं, अगर हमारी जिन लोगों के विजन में प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों की नज़र चली जाती है ड्यू टू वट एवर रीज़न, आप अगर उनसे बात करेंगे तो उनके लिए तो कहते हैं कि हमारे लिए दुनिया एक तरह से आधी खत्म हो गई है कि हमें नज़र नहीं आता। Exactly. आपके पास जब एक नेमत आपको अल्लाह ताला ने दी है और आप जिससे आप बहुत सारी नेमतों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, दुनिया की रंगीनियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने जो इर्द गिर्द आपके जो माहौल है, खूबसूरती है, नेचर है, आप हर चीज़ देख सकते हैं। तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोई कॉस्मेटिक रीज़न कि आप उसके साथ ना, मेरे ख्याल से उसको आप वो करें, एक्सप्लोर करें। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी आइज़ का, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, उनका बहुत ख्याल रखना आपको ज़रूरी है। आँखों की हेल्थ का रूटीन आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट को विजिट करें, सफाई का ख्याल रखें, एंड देन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहता है। तो यहाँ पर इसी तरह की गुफ्तगू अभी जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिद्रा शकील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रही हैं आई साइट के बारे में, लेंसेज के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस हो रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ऑब्वियसली हमारी ये नीड है, ऐसा नहीं है कि हम एक्सेसिवली बिला वजह यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी रूटीन का भी हिस्सा है और हमारी ज़रूरत भी है। तो कंप्यूटर हैं, टैबलेट्स हैं, इसके अलावा टीवी स्क्रीन है और लैपटॉप्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं आपको ब्लू लाइट की वजह से आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है, आपकी आई साइट भी, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी मुतासिर कर रही होती है। यूवी रेज़ जो है आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। इससे किस तरह से हम बच सकते हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ें हमारे पास अब अवेलेबल हैं जिससे हम इन चीज़ों को दूर रख सकते हैं खुद से। राइट। अच्छा देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, अच्छी बात है कि साइंटिस्ट काम करके उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं उसको भी कवर करते हैं। सो अब लेटी हमारे पास अच्छी बात है कि जितने सेलफोन्स आ रहे हैं उनके अंदर आपके ब्लू फिल्टर्स या यूवी फिल्टर्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी होते हैं तो वो आपके पास एक ऐसा स्क्रीन सेवर आता है, इसके ऊपर इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है जो कि यूवी फिल्टर के साथ होता है। और आई केयर का फिल्टर जो होता है वो क्या वाकई इफेक्टिव होता है या नहीं होता? देखिए, आई केयर का फिल्टर अगर वो जेन्युइन है, इफ इट इज एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस, तो इट इज गोइंग टू इफेक्ट, ये इफेक्टिव होता है। सिमिलरली, क्योंकि मैं यूजुअली वो प्रेफर करती हूँ कि एटलीस्ट आई केयर अप्लाई करने के बाद फिर फ़ोन यूज़ करूँ या जो भी स्क्रीन है उसको उसी वक्त यूज़ किया जाए जब वो आपको ज़्यादा हार्म ना दे रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस या ऐसी यूवी लाइट्स होती हैं जो कि हमारे फ़ोन से एमिट हो रही होती हैं, या डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं। बेसिकली रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 मेजर वेवलेंथ लाइट्स हैं, आउट ऑफ विच ब्लू इज़ द वन जो हमारी पर्दों को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, जो रेटिना है हमारा। सिमिलरली, अब जब धूप में निकलें, बाहर जाते हैं हम, तो ये सिर्फ जो यूवी लाइट है सिर्फ फ़ोन या टीवी या लैपटॉप स्क्रीन से नहीं, या आपकी नॉर्मल सनलाइट से सबसे ज़्यादा मिलती है। तो हम लोगों को रेकमेंड ये करते हैं कि आपका अगर सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लेट्स सपोज कि आपको जो है वो आपका आउटडोर वर्क है या कोई इस तरह का काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त बाहर गुजारना पड़ता है, तो आप हमेशा ऐसे स्पेक्टिकल्स लगाएं या सनग्लासेस लगाएं जिसमें यूवी फिल्टर्स इनकॉर्पोरेटेड हों। अच्छी बात ये कि जितने अच्छे ब्रांडेड जो सनग्लासेस आते हैं उनके अंदर ऑलरेडी यूवी प्रोटेक्शन होती है, और आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करके लें। बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी, आपको जो लैपटॉप स्क्रीन है, बहुत सारे जो ऑफिस के जो लोग होते हैं जिनका ऑफिस वर्क है एंड ऑब्वियसली उनका लैपटॉप टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि उनके प्रॉपर ब्लू फिल्टर्स आते हैं जो कि आप अपने लैपटॉप स्क्रीन के आगे लगा भी सकते हैं और आप उसको हैंग भी कर सकते हैं। सो इट्स रिमूवेबल, बिकॉज एट टाइम्स देयर आर टाइम्स कि वो आपकी थोड़ी सी उसकी जो पिक्सल्स है या रेजोल्यूशन है उसको कम कर दे, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं टेम्पोरेरली, वो रिमूवेबल भी होते हैं। तो ये आपकी आंखों की प्रिवेंटिव कुछ मेजर्स होते हैं कि जिसकी वजह से आपकी आंखें फर्दर डैमेज से बच सकती हैं। ओके। इसी तरह से कुछ ऐसी, यानी कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से भी आई साइट वीक हो रही होती है, तो उनके बारे में बताएं जिससे
जिसकी वजह से लोग ज़्यादा यानी उस चीज़ की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, और उनको किस तरह से कम किया जाए? अच्छा देखिए, मेरा एक बड़ा पर्सनल एजेंडा है और मुझे इस पे मौका नहीं मिला काम करने का, कि बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जिनको वर्क प्लेस सेफ्टी वो गाइडलाइंस नहीं दी जाती हैं, ठीक उनको है, और नेचर अगर से नहीं पता होते, ना ही बिल्कुल, उनको प्रोवाइड की जाती हैं वो बिल्कुल ऐसा ही चीज़ें। है। अब आपकी बहुत सी जो ग्लास फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्लास शैटरिंग हो रही है या जहाँ पे ग्लास कटिंग का काम हो रहा है, वहाँ पे बारीक बारीक ग्लासेस के पीसेस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। इट इज़ मैंडेटरी कि वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाएं, ठीक है। आपके जो इस तरह के वर्कर्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं या जो स्टील की या इस तरह की जहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर हाई है, या फिर स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो स्टील के छोटे छोटे, जहाँ कटिंग होती है स्टील की, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे छोटे छोटे स्टील के पार्टिकल्स हैं जो पूरे उसमें उड़ रहे होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं दे कैन डैमेज योर आइज डायरेक्टली, वहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाने हैं, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपनी आंखों को पहले प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, मैंने बहुत मर्तबा देखा है, आप रोड साइड भी जा रहे होंगे, आपको लोग वेल्डिंग ऐसी करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग भी वहाँ घूमते हैं, वो खड़े होकर देखते भी हैं उसको, जो बंदा कर रहा है वेल्डिंग वो भी इसको ऐसे ही देख रहा होता है। So, वो अगर वो ग्लासेस लगाकर भी है तो बाकी गुजरने वाले उस चीज़ को ऐसा जिस तरह से देख रहे होते हैं वो तो विदाउट ग्लासेस देख रहे होते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, दिस वेल्डिंग का विद फ्यू सेकंड्स का एक्सपोजर, अगर आपने डायरेक्टली उस वेल्डिंग को देखा है, उसका फ्यू सेकंड का एक्सपोजर आपकी मैक्युला जो देखने वाला हिस्सा है पर्दे का, उस पर बर्न करके सुराख बना सकता है। जस्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ दैट वेल्डिंग। और इसकी जो आँख पे इससे रिलेटेड जो विजन लॉस होती है, दैट्स परमानेंट, वो वापस नहीं आ सकती, ठीक है। तो अवॉइड क्या करें, थोड़ी सी आपको आई डोंट नो कि बच्चों को, बड़ों, इवन बड़ों को भी क्या एक्साइटमेंट होती है देखने की, बट ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। देखने आपको मैं कहूँगी, अगर आपको बहुत शौक है तो वो बिल्कुल फायरवर्क्स की तरह ही नजर आ रही होती है वेल्डिंग, आप फायरवर्क्स देख लें, लेकिन वो जो स्पेसिफिक वेल्डिंग का जो टाइम होता है वो दैट इज़ वेरी डेंजरस। हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि वेल्डिंग को कभी भी आप नेकेड आई से डायरेक्ट नहीं देखेंगे, हमेशा यू हैव टू वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस। तो और कटिंग का जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे इस तरह की जो कोई फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल का काम हो रहा है, प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाएं। तो ये कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं आई रिलेटेड इंजरीज़ के लिए, और यहाँ से लोग आते भी हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगह से रेफ़र होके कि ये इनकी आँख में स्टील का पीस चला गया है या ग्लास पीस चला गया है, तो ये मेक श्योर करें कि या केमिकल चला गया, तो ये चीज़ें मेक श्योर करें कि इनको प्रोटेक्टिव ग्लासेस दें, इनके प्रॉपर जो भी हेल्थ आपकी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। बिकॉज अगर एक मरतबा आँख डैमेज हो जाए तो वो बंदा तो फॉर लाइफ लॉन्ग फिर आप समझें कि वो एक सेपरेट एक नेमत से महरूम हो गया बिल्कुल, और वो आगे काम नहीं कर सकेगा, वो आपके लिए एक डिसेबिलिटी के उसमें आ जाएगा, और वो एक अपने बजाय वो लोगों किसी और पर डिपेंडेंट हो जाएगा बिल्कुल। तो सिमिलरली एक तो आपके जो लोग प्रोफेशनल इस तरह, अच्छा फिर कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। उनकी कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि वो डिफरेंट कलर्स को पहचान नहीं सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाने लगे इनिशियली, उसको उस टाइम पे आप एक उसका आंखों का मुआयना डिटेल कराएं, सो दैट यू आर अवेयर कि इसको कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। ऐसे लोगों में जो चॉइस ऑफ प्रोफेशन है वो पहले से सिलेक्टेड होना चाहिए। अब एक कलर जो ब्लाइंड इंसान है वो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकेगा, वो पायलट का काम नहीं कर सकेगा, वो सर्जन का काम नहीं कर सकेगा। आपको कलर्स की उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कलर्स की नॉलेज हो, कलर्स आप परसीव कर सकें। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने बच्चों के एज ग्रुप से लेके रेगुलर फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड चीज़ होती है कि हमारी कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी आंखों को मजबूत करते हैं, जो न्यूट्रिशनली हमसे लोग कहते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमारी आंखें उससे हमारी बेहतर हो, उसकी हमारी आई साइट बेहतर हो। लेकिन जो भी कलर्ड चीज़ें हैं, कलर्ड टमेटोज हैं, बेल पेपर्स हैं, जितने कलर्ड आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर योर आइज, ठीक है। वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके पर्दों के लिए एज अ न्यूट्रिएंट काम करती है। बट स्ट्रेंथन करते हैं। आप उसको उस क्वांटिटी में हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि 2-4 किलो गाजर तो हम नहीं खा सकते बैठ के, या हम 2-3 किलो बैठ के बेल पेपर्स नहीं खा सकते। तो जिस क्वांटिटी में हम कंज्यूम करते हैं वो आमतौर से वो सफिशिएंट नहीं होती। तो इसलिए आई ऑलवेज रेकमेंड कि हम हर एज ग्रुप के जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं अपनी एज से रिलेटेड सूटेबल कोई ना कोई मल्टीविटामिन लें वो, ठीक है, क्योंकि हमारी सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमारी डाइट से कम्प्लीटली कवर नहीं हो रही होती हैं। तो एक तो ये चीज़
होती है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, हेल्दी डाइट रखें, ठीक है। उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसमें आप fish। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, तो ये चीज़ें आपके पर्दे को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और जो वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं वो प्रोटीन को बिल्कुल अपनी लाइफ से रिमूव ना करें, उससे भी आई साइट और आप लोगों की जो विजन है वो उस पर इफेक्ट आ सकता है। और साथ में मैं एंड में ये भी जानना चाहूँगी, वैसे प्रोग्राम का वक्त काफ़ी थोड़ा सा रह गया है, बट मैं ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं यानी वो कौन सी ऐसी बेसिकली बीमारियां हैं या हार्मोनल चेंजेस जो बहुत ड्रास्टिकली आ रहे होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में या मेनोपॉज में। तो ऐसे में आईसाइट किस तरह से मुतासिर हो सकती है और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? अच्छा देखिए, जो प्रेगनेंसी में नॉर्मली जो मेनोपॉज में ऐसे आई साइट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। जो प्रेगनेंसी में आपको नॉर्म तौर से पर्दे पे चेंजेस मिलते हैं, विच इज़ पर्दे के अंदर स्वेलिंग आती है, पर्दे के ऊपर फ्लूइड आ सकता है, और अगर डायबिटीज़ है किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो उनके पर्दे पे उसका इफेक्ट आ सकता है, या ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। सो ये 2-3 बीमारियाँ जो कि बहुत कॉमन है, वन इज़ डायबिटीज़, अदर इज़ हाइपरटेंशन, और तीसरा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी के पर्दे पे सूजन आ जाए, तो ये इन चीज़ों में आपको बाकायदगी से मुआयना कराना है, एंड रेलिवेंट उसके अकॉर्डिंगली इलाज होता है फिर। तो इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें और टेस्ट लाजमी करवाते रहा करें, क्योंकि इससे आपको आइडिया नहीं होता कि आई साइट आपकी कब वीक हो रही है या आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मगर आपको डॉक्टर सही तरह से, कंसल्टेंट आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं चाहूँगी आप हमारी ऑडियंस को ऐसा मैसेज दें जिससे उनकी आई साइट जो है वो और बेहतर हो सके, और जो लोग आई साइट की प्रॉब्लम का शिकार हैं ऑलरेडी, वो इन चीज़ों को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके हवाले से एक मैसेज दे दें। राइट, तो देखिए, आँखों की कदर करिए, आँखें बहुत कीमती हैं। आँखें तो अगर हम देख सकते हैं तो जहान है, हम अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं। अपनी आँखों का बाकायदगी से मुआयना करवाइए, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखिए, आँखों की सफाई का ख्याल रखिए, बाकायदगी से अपने डॉक्टर के पास जाके मुआयना कराइए, अच्छी ग़िज़ा खाइए, वर्जिश कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और शो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा। उम्मीद करती हूँ हमारे जो जितने भी ऑडियंस हमारी है सबको पसंद आया होगा। और ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।